नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले नोटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित 3 जजों की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। इस बीच हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका में यह मांग की गई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें वो इम्यूनिटी ना मिले जिसकी वजह से सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है, क्योंकि जस्टिस वर्मा के घर से नोटों का मिलना एक गंभीर मामला है, रिश्वत का मामला है, इसलिए किसी भी सूरत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। याचिका में और भी कुछ बातें कही गई है, वो आगे। सबसे पहले जरूरी बात कि 3 जजों की कमेटी जो जांच करेगी वो किस तरह से जांच करेगी, उनकी जांच का दायरा क्या होगा। उन 3 जजों की कमेटी ऐसे मामले की जांच करेगी जिसमें तमाम तरह के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, तमाम तरह की पुलिसिया नजरिए वाले अधिकारियों की जरूरत होगी, जिसमें गवाहों के बयान होंगे, जिसमें मोबाइल के डेटा को खंगालना होगा, जिसमें व्हाट्सएप के डेटा को खंगालना होगा, जिसमें जस्टिस वर्मा से पूछताछ करने से लेकर उनके घर पर काम करने वाले नौकर, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके पर्सनल स्टाफ, इन सब से पूछताछ होगी, जिनमें उन अग्निशमन अधिकारियों से पूछताछ होगी जिन्होंने आग बुझाई थी, जिन्होंने आग बुझाते वक्त नोटों की गड्डियां, नोटों के भंडार देखे थे, जलती हुई बोरियां और जलते हुए नोट देखे थे। उन अग्निशमन अधिकारियों से पूछताछ होगी जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, उनसे पूछताछ होगी जिन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को भेजे, उस फोन की रिकवरी होगी जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया गया। अग्निशमन विभाग के दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग से पूछताछ होगी जिन्होंने 6 दिन बाद जब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी तो उसके बाद अगले दिन उन्होंने कह दिया कि वहां नोटों की कोई बरामदगी नहीं हुई है, उनसे पूछताछ होगी। ये सारे कंट्राडिक्शन के साथ 3 जजों की कमेटी जांच शुरू कर चुकी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये 3 जज, जिसमें से एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं और कर्नाटका हाईकोर्ट की जस्टिस है। अब ये 3 जजों की कमेटी अगर इतने बड़े दायरे के साथ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए जांच करेगी तो कितना वक्त लगेगा, और क्या ये जांच सही दिशा में जा पाएगी, इसके लिए कितने तरह के एक्सपर्ट की जरूरत होगी, और क्या यह जांच इन्हीं को करना चाहिए या समानांतर जांच पुलिस और बाकी केंद्रीय एजेंसियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी करता हो, चाहे इनकम टैक्स करता हो, चाहे दिल्ली पुलिस, चूंकि क्रिमिनल ऑफेंस है। वो सारी एजेंसियां इस जांच से अभी बाहर है और 3 जजों की कमेटी जांच करेगी। इसमें लंबा वक्त लगेगा, हालांकि बहुत सारे लोग इसका वेलकम कर रहे हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी गठित की। अब जरा सुनिए कि क्या क्या जांच के दायरे में आने वाला है और यह जांच कितनी मुश्किल है और क्यों इसमें बहुत वक्त लग सकता है अगर इसमें दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की शिरकत ना हो तो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज खबर भी छापी है, प्रोब अगेंस्ट एससी जज मे नॉट कंक्लूड अर्ली, लाइकली टू रिक्वायर एक्सपर्ट्स हेल्प ऑन कॉल डेटा एनालिसिस। वक्त बहुत लगेगा। क्यों लगेगा, क्या क्या करना है इन 3 जजों को। सबसे पहले कमेटी को जो जानकारी मिली, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दस्तावेज सौंपा गया 25 पन्ने का, कल भी मैंने इस पर काफ़ी बात की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को निर्देश दिया था, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से जस्टिस यशवंत वर्मा का कॉल रिकॉर्ड मांगा 6 महीने का। वो कॉल रिकॉर्ड मुहैया करा दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर काम करने वाले उनके पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके पीए और जो लोग उस सरकारी बंगले में उनके आसपास हैं, उन सब के कॉल डिटेल मांगे गए हैं जो प्रोवाइड करेगी दिल्ली पुलिस। और इन सब के बाद मांगा गया है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगा गया है, मतलब व्हाट्सएप के जरिए जो बात होती है उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगा गया है दिल्ली पुलिस से। इसमें वक्त लगता है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर वो डिटेल प्रोवाइड करेगा। वहाँ वाईफाई काम करता था उनके घर, उसकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी कि कहाँ से कितनी बार कितने मिनट तक यशवंत वर्मा या वहाँ रहने वाले लोगों ने किससे बात की, उसमें बहुत पेचीदगियाँ हैं और क्या क्या सवाल है। अब जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का कॉल डिटेल जो इसी रिपोर्ट में लिखा गया, कॉल डिटेल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुहैया करा दी थी चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को, जो पेन ड्राइव में है, जो कमेटी के जजों को सौंप दी गई होगी। अब उस कॉल डिटेल में अगर 6 महीने का कॉल डिटेल है जस्टिस यशवंत वर्मा का, तो उसमें यह खंगालना कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने 6 महीने में किसको कॉल किया और उनको किसने कॉल किया, यह बहुत पेचीदगी का मामला है। इसमें
वक्त भी लगेगा और इसमें एक्सपर्टीज भी चाहिए, क्योंकि कॉलर कौन है और जिसको इन्होंने कॉल किया वो कौन है, उससे यशवंत वर्मा का कनेक्शन क्या है, क्या वो किसी केस को इन्फ्लुएंस करने वाला आदमी है, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसका केस यशवंत वर्मा की अदालत में पेंडिंग था, या कोई ऐसा आदमी है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे पावर ब्रोकर, ऐसे दलाल टाइप के लोग घूमते हैं जो दावा करते हैं कि जजों से या जुडिशरी में उनके कांटेक्ट हैं और ये इतने पैसे दो तो उनके काम हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग घूमते हैं और बहुत ऐसी खबरें आती रहती है। क्या इस तरह के ब्रोकर्स को भी कॉल गया या आया? जो भी है, कॉल डिटेल में जहां सैकड़ों कॉल्स होगी यशवंत वर्मा की इनकमिंग आउटगोइंग, उन सैकड़ों कॉल्स डिटेल की डिटेल निकालना, और कॉल डिटेल में जो शख्स संदिग्ध दिख रहा है, चाहे कॉलर हो चाहे रिसीव करने वाला हो, उससे कनेक्शन क्या है वो एस्टेब्लिश करना। तो ये एक जांच का बड़ा दायरा है। उसके बाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, फिर व्हाट्सएप कॉल में एक पेचीदगी होती है। व्हाट्सएप कॉल में आप ये तो पता कर लेते हैं कि इस आदमी ने उसको कॉल किया, इतने बजे कॉल किया, इतने मिनट बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत में क्या हुआ, वो क्या बातचीत हुई, ये शायद रिट्रीव करना मुश्किल होता है, शायद नहीं होता है, जितना मैं जानता हूं। ये कैसे पता चलेगा? उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी ऑफिसर, पीए, घरेलू सर्वेंट, ये 12-14 लोग हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सीआईएसएफ तैनात है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस। उनके कितने जवान और कितने अफसर, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनके पास, ड्राइवर होगा, ये सब मिला के कितने लोग हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है सारे डिटेल मांगे गए हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, और उनके भी व्हाट्सएप डिटेल मांगे गए, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड बोलते हैं जिसको। अब वो सारा डिटेल आना, वो कब प्रोवाइड होगा, आना। उसके बाद 3 जजों की कमेटी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, उन डिटेल की तह में जाने के लिए इन्हें किनकी मदद लेनी पड़ेगी? तमाम तरह के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर जो जांच के एक्सपर्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग माइंड वाले पुलिस अफसर होते हैं, जो अब इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये जांच तो 3 जजों की कमेटी कर रही है। तो ये बहुत सारे सवाल यहां पैदा होते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सैकड़ों नहीं हजारों फोन नंबर्स हो सकते हैं 6 महीने के, अगर सारे लोगों को मिला दें। 20-25 लोग ऐसे होते हैं जिनके कॉल डिटेल, सीडीआर और व्हाट्सएप डिटेल आते हैं, उनकी जांच करना। उसके बाद यह पता करना कि 14 मार्च की रात जब 11:30 के आसपास आग लगी, 11:43 पर पीसीआर को कॉल गई, और उसके बाद पीसीआर से अग्निशमन विभाग को गया, और तब वहां अग्निशमन के लोग आए। तो अग्निशमन के उन तमाम लोगों से बात करना, पूछताछ, जो आग बुझाने के लिए वहां पहुंचे। आग बुझाने के क्रम में वीडियो किसने बनाया? जिसने वीडियो बनाया, 2 मोबाइल दिख रहा है, एक वीडियो बना रहा है, दूसरा एक मोबाइल उस फ्रेम में आ रहा है। और कोई मोबाइल था क्या? वो मोबाइल रिट्रीव कर, मतलब उसका डेटा रिट्रीव करना, अगर उसमें से डिलीट हुआ, या वो मोबाइल जब्त करना, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी। वो मोबाइल से, उस मोबाइल से जिससे रिकॉर्ड किया गया, किसको वीडियो भेजा गया, कितने बजे भेजा गया, जिसको भेजा गया वो कौन है, कहां से पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा, ये पूरे चेन ऑफ एविडेंस का पता करना। उसके बाद चूंकि इस केस में पंचनामा हुआ नहीं, कोई जब्ती है नहीं, सीजर रिपोर्ट कोई है नहीं, पंचनामे पर किसी गवाह के दस्तखत है नहीं, कोई जब्ती नहीं हुआ। अगले दिन वहां 15 मार्च की सुबह सब कुछ साफ कर दिया गया। जले नोटों की बोरियां नहीं हैं, जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है। चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट ने लिखा है कि उन्हें गार्ड्स और पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी मिली कि 15 मार्च की सुबह सब कुछ वहां से हटा दिया गया, मामला पूरा संदिग्ध है। अब इसकी जांच 3 जजों की कमेटी कैसे करेंगे? अगर वहां से हटाया गया 15 तारीख की सुबह वो मलबा, जले नोट, जिसके कुछ हिस्से 2-4-10 नोट कल जज साहब के बंगले के बाहर कूड़े के ढेर में मिले, वहां कैसे वो कूड़े के ढेर में नोट गए? और वो हटाया गया तो बोरियां कहां गई, किसने फेंकी, किसको जिम्मेदारी दी गई थी उन बोरियों को हटाने की? जिस सरकारी बंगले में दर्जनों लोग रहते हों, कई सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हो, सीआईएसएफ के हथियार बंद, ट्रेंड, तो क्या उन गार्ड्स की जानकारी नहीं थी कि बोरियों से भरकर अगर वो जले नोट बाहर गए, या मलबा उस रूम का, स्टोर रूम का गया? क्या किसी को नहीं पता था? ये इसकी इंक्वायरी होगी, उन गार्ड्स से बातचीत होगी, उन गार्ड्स की गवाही होगी जिन्होंने कहा पुलिस कमिश्नर को कि 15 तारीख की सुबह सब कुछ हटा दिया गया। जस्टिस वर्मा के कॉल डिटेल से ये डिटेलिंग निकालनी होगी कि वो उन्होंने किसको कॉल किया। फिर जस्टिस वर्मा और उन गवाहों का आमना सामना भी कराया जाना चाहिए, जैसा कि जाएगा भी, जैसा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है कि जो एक्यूज होता है
और जो विटनेस होते हैं उनको आमने सामने बिठाया जाता है ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो इसमें सच कितना है, मिलावट कितना है, इसके लिए आमने सामने बैठाया जाता है। क्या ऐसी स्थिति आएगी? क्योंकि ये तो हाई प्रोफाइल जज का मामला है। जस्टिस यशवंत वर्मा को ये 3 जजों की कमेटी क्या सामने बिठाकर ये बात करेगी? और अगर ये कमेटी अपनी यही सब करते हुए रिपोर्ट में लंबा वक्त लेगी तो फिर पुलिस का मामला कब होगा और बाकी केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जांच कब शुरू होगी? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है पंचनामा हुआ नहीं, सबूत है नहीं, वहां पे मलबा है नहीं, नोटों की बरामदगी टिल्डे टिलना हुई नहीं। यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि उस कमरे में मैं जाता ही नहीं था, उस कमरे का दरवाजा खुला रहता था, उसमें माली, नौकर और CPWD के कर्मचारी तक जा सकते थे, जो उनके बंगले के बाहरी हिस्से में आउट हाउस की तरह था। लेकिन जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो दिल्ली हाईकोर्ट के हैं, उनकी रिपोर्ट और इस दस्तावेज में इस बात की जानकारी दी गई है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया कि वो कमरा बंद रहता था। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने कहा कि कोई बाहरी आदमी उस कैंपस में उस कमरे तक नहीं पहुंच सकता था। जस्टिस यशवंत वर्मा बोल रहे हैं कि कोई बाहरी साजिश है। वो कह रहे हैं कि वो वीडियो जिस वीडियो में दिख रहा है नोटों को जलते हुए, वो वीडियो किसी और जगह का लग रहा है, ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरी दी जा रही है। तो इसका फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मैच कराना कि वीडियो में जो तस्वीर दिख रही है, वहां रैक और जो चीजें दीवार दिख रही है, क्या उसी कमरे का है? इसके लिए फिर फॉरेंसिक टीम जाएगी, फॉरेंसिक टीम जो रिपोर्ट करेगी उसको एनालाइज किया जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है इन 3 जजों के माथे पर। और खास बात, ये 3 जज दिल्ली के नहीं हैं। एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, एक हिमाचल के चीफ जस्टिस, एक कर्नाटका हाईकोर्ट की जस्टिस। अब ये 3 दिल्ली में बैठ के ये काम करेंगे क्या? अपना हाईकोर्ट का काम छोड़कर यहां बैठेंगे या अलग अलग जगह से कोऑर्डिनेट करेंगे? ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा मामला है, संगीन मामला है, इसलिए सवाल है। अब इन सवालों के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से डिटेल पूछताछ करना, कौन कौन लोग गए थे, क्या गए थे। अब ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि जो फायर ब्रिगेड के चीफ हैं डिपार्टमेंट के अतुल गर्ग, उनके घर पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकारी कल स्पॉट किए गए। ऐसा लगता है कि उनका बयान दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिया। पहले 21 तारीख को, 21 मार्च को कहा, 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर। 22 तारीख को पहले उन्होंने कहा कि कोई ऐसी नकदी की बरामदगी की बात हमने नहीं की, लेकिन रात तक उन्होंने कह दिया कि मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो उनके कॉन्ट्राडिक्टरी बयान क्यों हैं? उनसे पूछताछ की गई है, ऐसी कोई जानकारी मिल रही। इन सब के बीच बहुत सारे सवाल हैं, जरा उन सवालों पर भी बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब पंचनामा क्यों नहीं हुआ? पुलिस कमिश्नर को पहली बार जानकारी कब मिली? क्योंकि जब वहां अग्निशमन के स्टाफ पहुंचे थे तो पुलिस वाले भी पहुंचे थे, क्योंकि कॉल PCR को गई थी। तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी होगी या DCP को जानकारी दी होगी। अब ये नॉर्मल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इतना वक्त क्यों लगा कि पुलिस कमिश्नर ने अगले दिन 14 मार्च की घटना 15 मार्च को शाम 4:50 पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉल किया? तो क्या पुलिस कमिश्नर ने यह सूचना केंद्र सरकार को दी, अमित शाह को दी? अमित शाह उनके बॉस हैं, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस है। क्या सरकार में यह जानकारी दी गई? ऐसा मुमकिन नहीं है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास व्हाट्सएप पर वीडियो आ जाए, ये सारी जानकारियां नोटों की बोरियों के जलने के आ जाएं, और उसके बाद उनके बॉस सुप्रीम बॉस अमित शाह हैं, वहां जानकारी ना गई हो। और वहां जानकारी गई तो सरकार ने क्या निर्देशित किया? क्यों पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म करने में देर लगी? सरकार ने क्या, सरकार की मंशा इसमें क्या थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उन सवाल, मैंने कल भी वीडियो में कहा कि सवाल ही सवाल हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। अब मैं आज देख रहा हूं भास्कर में छपा है जस्टिस SN धिंगरा के हवाले से एक एक्सप्लेनर, उस एक्सप्लेनर के कुछ हिस्से को मैं बताऊं। और सीजर रिपोर्ट क्यों नहीं बनी, पंचनामा क्यों नहीं हुआ, मौके पर किसी गवाह के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए, पुलिस ने नॉर्मल प्रक्रिया जो थी क्यों नहीं अपनाई। तो उसका एक लाइन में यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है वीरास्वामी बनाम भारत सरकार के मामले में, जिसमें ये था कि किसी भी जज के खिलाफ, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति के दर्ज नहीं किया जा सकता। ये इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन यह क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है कि नोटों की बरामदगी का मामला है। क्या यहां भी, इस मामले में भी इम्यूनिटी काम करती है?
इसको भी एक एक्सप्लेनर से समझने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर पीआईएल के जरिए चैलेंज किया गया। ये चैलेंज किया गया कि जब ये फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब उनके मन में ये नहीं रहा होगा कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि जज के घर से 10-20 करोड़ ऐसे जले जले नोट बरामद हो जाएंगे यहाँ, या उनके यहाँ करेंसी का भंडार होगा। तो इसलिए वो स्थिति और ये इस जज के घर से नोटों की बरामदगी का मामला दोनों अलग है। अब जस्टिस धिंगड़ा का एक्सप्लेनर है जो भास्कर में है, 5 सवाल है, मैं चाहता हूं सवाल सुनिए। किसी आम आदमी के घर से इतना कैश मिलता तो क्या कार्रवाई होती? तो उन्होंने कहा तय सीमा से ज्यादा कैश मिलने पर सोर्स बताना होता है। अगर धन कानून के अनुसार घोषित श्रेणी का नहीं है तो ब्लैक मनी का केस बनता है। जितना कैश जज के बंगले पर दिख रहा है उतना कहीं और मिलता तो पुलिस केस दर्ज करती, आयकर विभाग और ईडी जांच करते। ये बात सही है, तुरंत इसमें इनकम टैक्स और ईडी की एंट्री होती है। यही मैंने कहा। क्या जजों को इम्यूनिटी मिली है? उन्होंने बताया कि जज के सरकारी बंगले पर कितनी मात्रा में जला कैश मिला है। जज घर में संवैधानिक न्यायिक कार्य नहीं कर रहे थे। बेहिसाब कैश रखना न्यायिक काम नहीं। ऐसे में इम्यूनिटी किस बात की? क्योंकि ये कोई जुडिशियल वो नहीं कर रहे थे, ड्यूटी नहीं निभा रहे थे जहां इम्यूनिटी की जरूरत है। यह कैश की बरामदगी हुई क्रिमिनल ऑफेंस है। पुलिस को क्या करना चाहिए था? जस्टिस धिंगरा का इसमें एक्सप्लेनर में जवाब है। पुलिस ने कैश मिलने की सूचना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी। पंचनामा कर कैश जब्त करना चाहिए था। एफआईआर करके आयकर विभाग को सूचना देनी थी। पता लगाना था कि कैश वहां क्यों था, किसका था और कैसे पहुंचा। बट यहां सवाल तो यह है कि पुलिस कमिश्नर ने सूचना ही दी 16 घंटे बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। 14 मार्च की रात 11:40-50 के बीच की घटना है और उसके बाद 4:50 पर 15 मार्च को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का कॉल है, जो इसमें डिटेल लिखा हुआ है, जिस पर कल भी 2 वीडियो में मैंने जिक्र किया। तो फिर पंचनामा कैसे होता, क्यों नहीं हुआ? और पुलिस ने बरामदगी की बात जहां की जा रही है तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं। तो ये सारे सवाल हैं। और उसके बाद 15 तारीख की सुबह हटा दिया तो क्या वहां पुलिस ने जब सारी सूचना पुलिस को मिल गई तो क्या पुलिस की तरफ से ऐसी मुस्तैदी नहीं होना चाहिए, ऐसा सर्विलेंस या विजिलेंस का ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां से कोई चीज़ हटाया ना जाए जब सारे सबूत मिल गए? क्या नोटों के वीडियो पर्याप्त सबूत हैं? जस्टिस एसएन धिंगरा से पूछा गया। उनका जवाब है यह स्पष्ट नहीं है कि नोट कहाँ है। अगर नष्ट कर दिए गए तो किसने किए? अगर नोट गायब हैं तो वीडियो को सही साबित करने वाला अहम सबूत गायब है। सबूत मिटाने का केस भी बनता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि सबूत मिटा, सही कह रहे हैं, यही बार बार हम लोग करें कि एविडेंस मिटाना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आपने एविडेंस मिटाया, जिसने भी मिटाया, जस्टिस वर्मा के निर्देश पर मिटाया, चाहे जैसे भी मिटाया, सबूत मिटाना मतलब वहां से हटा देना जले नोटों की बोरियों को। ये किसने किया? और उसके बाद जो नोट हटे वो कहां गए, ये कौन बताएगा? कुछ 5-7 नोट बंगले के बाहर कूड़े में मिले, बाकी बोरियां कहां गई? जो तस्वीरों में ये इस तरह के वीडियो में जो दिख रहा है वो कहां गई बोरियां? वो नोट कहां गए? उसके तो जज के बंगले में कोई भी जा सकता है? उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा सुरक्षा की श्रेणी अलग अलग है। आमतौर पर 24 घंटे सीआरपीएफ जवान गेट पर तैनात रहता है। जज के साथ भी सुरक्षा अधिकारी होता है। कोई जज से मिलने जाए तो गेट पर एंट्री होती है। उनके ऑफिस से अनुमति के बाद ही अंदर जा सकते हैं। अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह भी कह दिया कि साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। उस कमरे में तो हम लोग जाते नहीं थे, हमारे परिवार के किसी सदस्य ने उसमें कुछ रखा नहीं। तो फिर उठता है क्या बाहरी तत्व घुस गया? और बाहरी तत्व 5 बोरियों में 15, 20, 10 करोड़ जितने भी नोट थे वो लेकर उनके स्टोर रूम में रखाया। आग कैसे लगी? कौन रखने चला गया इतनी सुरक्षा के बाद? सवाल ही सवाल है। इतने सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश करने के लिए कोशिश करूंगा कि आज मैं किसी वीडियो में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी सीनियर एडवोकेट से बात करूं ताकि पता चले कि अब क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। अब 5 बोरियां जली नोटों की बोरियां लाद कर कोई बाहर जा रहा होगा घर से फेंकने के लिए भी, मान लो, तो सिक्योरिटी गार्ड जो होंगे उन्होंने देखा होगा। छुप के तो हो नहीं सकता, पीछे बीच में पर्दा लगा हुआ बड़ा सा, अब पर्दे के पीछे से गाड़ी निकली, बाहर चली गई और कहां फेंक आया? और जहां फेंक आया तो फिर वहां से बंगले के बाहर 4-6 नोट कैसे मिल गए, जले नोट? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। फायर चीफ ने अपने बयान क्यों बदले? यशवंत वर्मा कैसे करें? वीडियो कहीं और का है, यह साजिश है? अब जब तक ये सारे सवाल के जवाब तलाशेगी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी, तब तक बहुत वक्त लगेगा। और क्या ये कमेटी इतने लोगों की मदद लेकर, एजेंसियों की मदद लेकर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, दिल्ली पुलिस और अधिकारी, क्या उस तरह से ये जांच होगी? ये भी नहीं पता चलता है अभी तक जो सूचना आ रही है उससे।
तो बहरहाल मैं कोशिश करूंगा किसी एडवोकेट से भी बात करूं, समझूं पूरे मामले को। और पीआईएल में जैसा कि मैंने बताया कि इस एक जज के आधिकारिक आवाज से बड़ी मात्रा में धन बरामद होने के कोई गंभीर मामला बताया गया है। और यही कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया था कि किसी सीटिंग जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाएगा, तब उस वक्त जजों ने सोचा भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि किसी जस्टिस के घर पर कुछ बरामद हो जाएगा। तो खैर, और इस बीच प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे मामले को सार्वजनिक किया, इस दस्तावेज को सार्वजनिक किया, वीडियो सार्वजनिक किया, वो तस्वीरें सार्वजनिक की। अब इसमें कोई और पेचीदगी भी है क्या? आज हिंदुस्तान टाइम्स में उत्कर्ष आनंद की खबर छपी है, उसमें कहा गया कुछ कॉलेजियम के जो जजेज हैं वो नाराज़ हैं या उन्हें ये ठीक नहीं लगा कि ये पूरा पब्लिक डोमेन में क्यों रख दिया गया। इस जजों की कमेटी की जांच का इंतजार करना चाहिए था। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है, उसके मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना ने बिना कॉलेजियम के बाकी जजों को कॉन्फिडेंस में लिए, उनसे राय मशविरा किए ही पब्लिक डोमेन में ये दस्तावेज और वीडियो रख दिए। तो इस तरह की खबर छपी है। हालांकि मैं मानता हूं कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सही किया। ये पारदर्शिता का सवाल है, करना ही चाहिए था। जब इतने दिन से सवाल उठ रहे, एक तो 14 मार्च की घटना, 20 मार्च तक किसी को भनक नहीं लगती, 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया न छापता तो पता नहीं है, पता भी चलता कि नहीं। 7 दिन तो छुपा के रखा। तो उसके बाद फास्ट ट्रैक हुआ, जब मीडिया में बहुत तेजी से खबरें आई तो संजीव खन्ना ने सही फैसला किया। लेकिन अब सवाल सारी इस तरह की जांच का है। किसी आदमी का कॉल डिटेल, मेरा ही कॉल डिटेल लेकर मैं आपको दे दूं अगर 6 महीने का, पागल हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि 6 महीने में कौन करने वाला कॉल था, किसका कॉल था। क्योंकि हमारा इनकमिंग आउटगोइंग नहीं देखना है हमें। जिन सैकड़ों लोगों ने कॉल किया उनका आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है। वो कौन लोग हैं, वह क्विड प्रो को है क्या, कोई कनेक्शन है क्या, वो कनेक्शन संदिग्ध है क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी बात, 14 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच यशवंत वर्मा की किससे बात हुई, किससे बात हुई, जिस बीच ये कहानी सामने आ चुकी थी। जब उनसे पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस कर चुके थे, तो उसकी डिटेल की भी जांच होगी। बहरहाल, तो वो सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, किसी सीनियर एडवोकेट से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चूंकि लगातार मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि जो मेरे मन में भी इतने सवाल कौंध रहे हैं, उन सवालों के साथ अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। नमस्कार।